हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जीवेश यादव। तो आज की क्लास में अपन जो है पार्ट 2 जो आपका मेन एग्जाम 2018 का जो क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे थे और उसको अपन देखेंगे। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने 37 तक के जो क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लिए थे। आज की क्लास में अपन जो है 38 नंबर का जो क्वेश्चन है वो अपन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। 38 से 100 तक के जो क्वेश्चन है वो आज की क्लास में अपन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की जो क्लास है वो। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि जनसंख्या में बीमारी वाले व्यक्तियों के अनुपात को डैश कहा जाता है। बीमारी वाले व्यक्तियों का अनुपात मतलब होता है कि कितनी बीमारी प्रिविलेंट है उस पर्टिकुलर टाइम में, प्रिविलेंस कितने हैं। जैसे कि कोविड-19 इतने लोगों को हुआ तो उतनी जो है प्रिविलेंट है, ये देखते हैं। उस व्याधि की व्यापकता को डिनोट करता है ये क्या है, प्रिविलेंस को बताया जाता है। ठीक है, व्यापकता को बताता है। ठीक है, तो व्यापकता आंसर जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका बोला गया है किसी ग्राफ में संख्यात्मक अनुपात को दर्शाने वाले सांख्यिकी ग्राफ को डैश कहा जाता है। जब आप इसका इंग्लिश वर्जन देखोगे तो वहाँ पे आपका सर्कल के ऊपर में बताया गया है। तो जैसे कि आप अगर 21 का क्वेश्चन पेपर देखोगे, 2020 का क्वेश्चन पेपर देखोगे तो उसमें मैंने आपको ग्राफ के फॉर्म में सारी चीज़ों को दर्शाया था कि कितने चरक संहिता से आया था, कितना शुश्रूष संहिता से आया था। ये सारी चीज़ें हमने देखा था ग्राफ के फॉर्म में। तो क्या कहते हैं उसको, आपको याद है? पाई चार्ट कहते हैं उसको। तो जब भी हम जो है संख्या को एक सर्कल के माध्यम से चार्ट बना करके डिनोट करते हैं तो उसे कहा जाता है पाई। पाई मतलब ही सर्कल होता है। तो जहाँ पे आपको सर्कल दिख जाए ना वहाँ पे आंसर जाता है आपका पाई चार्ट। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है नैदानिक परीक्षण में डैश अवस्था होती है। नैदानिक परीक्षण मतलब क्लिनिकल ट्रायल कॉन्सेप्ट ऑफ फेजेस। तो मोटे रूप से 4 फेजेस होती हैं। तो वो 4 फेजेस को मैं यहाँ पे आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जो भी क्लिनिकल ट्रायल होती है उसके पहले फेज 1 में ह्यूमन सब्जेक्ट में आने से पहले वो कुछ और फेजेस से होकर के गुजरती है। तो उसकी फेजेस होती है, एक तो आपका प्री क्लिनिकल इवेंट एवोल्यूशन फेज, जिसमें एनिमल के ऊपर स्टडी की जाती है। तो उसमें अपन इन विवो या इन विट्रो स्टडी करते हैं अपन एनिमल्स के ऊपर, जिससे उसकी फार्माकोकाइनेटिक, टॉक्सिसिटी, प्रोफाइल, सेफ्टी, एफिकेसी वगैरह पता चल पाए। ठीक है, फिर अपन उसका IND करते हैं, इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं। उसके बाद में फिर आता है फेज 0 स्टडी। फेज 0 स्टडी का मतलब होता है कि अपन जो है माइक्रो डोज में स्टडी करते हैं किसी भी सैंपल को लेकर के, ह्यूमन सब्जेक्ट को लेकर। वो फेज 0 की स्टडी कहलाती है। फिर अपन आते हैं फेज 1 के ऊपर। ये स्टडी डिजाइन की जाती है सेफ्टी, टॉलरेबिलिटी, फार्माकोडायनेमिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स को देखकर। सबसे पहले फेज 1 में 20 to 25 हेल्थी वॉलंटियर्स पे मेनली जो है स्टडी की जाती है। ड्यूरेशन होता है 6 से 12 माह का। मैक्सिमम टॉलरेटेड डोजेस देखना होता है इसका एम। फिर नेक्स्ट आते हैं अपन जो सेकंड फेज है उसके ऊपर, जिसे क्या है थेरापेटिक एक्सप्लोरेटरी ट्रायल बोला जाता है, जिसमें 20 से लेकर के 300 के करीब सब्जेक्ट्स होते हैं, उनके ऊपर ये स्टडी होती है। फेज 3 में 3000 तक जो है अपन पेशेंट ले लेते हैं। अप टू 5 ईयर ये स्टडी चलती है। फिर थर्ड के 2 सब टाइप्स और कर दिए हैं। फिर लास्ट का जो फोर्थ स्टडी है, फोर्थ फेज, उसको कहा जाता है पोस्ट मार्केटिंग सर्वाइलेंस ट्रायल। इस फेज 4 के अंतर्गत फार्माकोविजिलेंस एक्सेट्रा की स्टडी की जाती है। तो सर्विलेंस एक्चुअली में देखा जाता है फेज 4 में। कुल मिलाकर के जो क्लिनिकल ट्रायल होती है वो मोटे रूप से कितने जो स्टेजेस हैं उनसे मिल करके गुजरती है, 4 फेजेस में से। तो आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा गया था कि क्लिनिकल ट्रायल के फेजेस कितने होती हैं, तो 4 फेजेस होती हैं। वो आंसर आपका वहाँ पे करेक्ट हो जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं अपन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया है कि कौन सा प्रमाण त्रिकाल ज्ञान नहीं देता। देखो, जो प्रत्यक्ष जो अभी हमने देखा उसी का ही तो प्रत्यक्ष कराते हैं अपन। कोई पीछे देख करके थोड़ी ना प्रत्यक्ष कर पाएंगे। केवल प्रत्यक्ष ही एक ऐसा होता है जो कि अपने को त्रिकाल का जो ज्ञान है वो नहीं दे सकता है। तो यहाँ पे आपका प्रत्यक्ष आंसर जाता है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछा गया है आचार्य सुश्रुत मतानुसार वृक्क की उत्पत्ति निम्नलिखित किससे होती है। तो अभी तक अपन लोगों ने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस किए हैं वहाँ पे भी ये क्वेश्चन हमने देखा था, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे आपको कुछ ट्रिक्स मैं बता देता हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लेना। पहले वृक्क की उत्पत्ति के लिए क्या है आपका मेर वृक्क, यानी कि मेर से आपके वृक्क की उत्पत्ति, यानी कि मेद और रक्त से आपके क्या है वृक्क की उत्पत्ति बताई गई है।
फिर आते हैं यकृत और प्लीहा की उत्पत्ति। यकृत और प्लीहा की उत्पत्ति डायरेक्टली आपका रक्त से बताया जाता है। फिर रक्त का जो फेन होता है, जो आपका जो झाग वाला जो पार्ट होता है, तो फेन वाले पार्ट से मेनली फुफ्फुस की उत्पत्ति होती है। तो रक्त के फेन से फुफ्फुस की उत्पत्ति होती है, ये आपको याद रखना है। और रक्त का जो किट्ट वाला जो भाग होता है ना, उससे क्या है आपका उंडुक की उत्पत्ति बताई गई है। तो वृषण का जो क्वेश्चन आया था पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में, उसको अपन लोगों ने मारक मेद से याद किया था। तो आपका क्या है, मेद रक्त और कफ से मेनली जो है वृषण की उत्पत्ति बताई गई है। अपरा की जो उत्पत्ति होती है, प्लेसेंटा की जो उत्पत्ति होती है, वो आर्तव से बताई गई है। ठीक है। हृदय की जो उत्पत्ति है वो कफ और रक्त से बताई गई है। तो जीवा जो होता है वो मारक होता है, यानी कि जीवा की जो उत्पत्ति है मांस, रक्त और कफ से जो है जीवा की उत्पत्ति बताई गई है। पेशी की उत्पत्ति किससे बताई गई है, तो पित्त युक्त जो वायु जो रहती है जब मांस का भेदन करती है, उससे क्या है पेशी की उत्पत्ति बताई गई है। फिर आते हैं आंत्र, गुद और वस्ती। तो आंत्र, गुद और वस्ती की जो उत्पत्ति है वो बताई गई है तीनों दोष से और रक्त से। जबकि सुश्रुत के अनुसार अपन जब चारों दोष देखें तो उनसे क्या है आंत्र, गुद और वस्ती की उत्पत्ति होती है। ये मेनली आचार्य सुश्रुत ने बताया। तो ये अपन लोगों ने डिफरेंट टाइप के आपके ऑर्गन और उनकी उत्पत्ति के विषय में हमने देख लिया। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आपका दिया गया है निम्नलिखित में से सही मिलान कीजिए। तो ये जो है वृद्धि एंड क्षय से रिलेटेड जो है आपका क्वेश्चन आया है। तो ये भी क्वेश्चन आपका हर साल जो है रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को ये भी अपन एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि वृद्धि और क्षय को जो आचार्य है ना, उन्होंने किस टाइप से जो है एक्सप्लेन किया है उसको। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसमें जो आपके जो बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसको अपन यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले है सिराओं में शिथिलता हो जाना। तो सिराओं में क्या बहता है, रक्त बहता है। तो शिराओं का शैथिल्य होना किसका लक्षण होता है, रक्त क्षय का लक्षण होता है। शिराओं में शिथिलता होना रक्त क्षय का लक्षण है। आचार्य सुश्रुत ने इसे एक्सप्लेन किया है। तो आचार्य सुश्रुत के अनुसार सिराओं में रक्त बहता है, ऐसा करके आप इसे याद रखना। ठीक है। इसी प्रकार से सिरा पूर्णता, ये जो है आचार्य सुश्रुत ने रक्त वृद्धि में एक्सप्लेन किया है। फिर आता है आपका धमनियों में शैथिल्य होना। तो यहाँ पे जैसे कि धमनी में म दिखाई दे रहा है ना, धमनी शैथिल्य में म, उससे क्या होता है आपका मांस जो शैथिल्य होता है। ठीक है। मांस शैथिल्यता जो मांस क्षय है उसके लक्षण है। धमनी शैथिल्य क्या है, मांस क्षय के लक्षण है, ऐसा आचार्य सुश्रुत ने माना है। फिर आते हैं संधि की शून्यता के ऊपर। तो संधि का शून्य हो जाना ये मेद क्षय का लक्षण है। फिर आते हैं अपन लोग कटी शून्यता। तो कटी वाला जो पार्ट है वो शून्य कब होता है, तो ये अगेन मेद क्षय का लक्षण यहाँ पे बताया गया है। इसने आचार्य वांगभट्ट ने। तो जो वांगभट्ट है उन्होंने कटी शून्यता मेद क्षय का लक्षण बताते हैं, और संधि शून्यता जो मेद क्षय का लक्षण है वो आचार्य सुश्रुत ने बताया है। इसी के साथ साथ एक और लक्षण आता है संधि का शैथिल्य हो जाना। तो जैसे हमने शिरा शैथिल्य देखा है ना, उसी तरीके से संधि शैथिल्य जो लक्षण होते हैं, संधियां शिथिल क्यों हो जाती हैं, तो ये आपको दो जगह देखने को मिलता है। एक तो आपको कफ के क्षय में ये लक्षण देखने को मिलेगा, एक जो है आपके अस्थि जब अंदर से क्षय हो जाएगा तो संधियां जो है शिथिल होने लग जाएंगी। तो अस्थि क्षय के लक्षणों के अंतर्गत ये आपको देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ साथ एक और लक्षण आता है आपका अस्थि का शून्य हो जाना। तो अस्थियां कब शून्य हो रही है, तो जो अब मज्जा का क्षय हो जाता है तब क्या है अस्थि में शून्यता आपको देखने को मिलता है। तो अस्थि शून्यता क्या है, मज्जा क्षय का लक्षण है। फिर एक लक्षण आता है संधि विश्लेष। तो संधि विश्लेष हो जाना ये जो है ओज विस्त्रंस के लक्षण है। साथ ही साथ में कफ जब वृद्धि को प्राप्त होता है तब क्या है संधि विश्लेष जो लक्षण है वो आपको देखने को मिलता है। एक आपका लक्षण आता है संधि में वेदना होना। तो संधि में वेदना होना ये जो लक्षण आपको देखने को मिलता है वो है मांस के क्षय में ये लक्षण आपको देखने को मिलता है। और इसी चीज से रिलेटेड आपका एक और लक्षण होता है संधि का स्फुटत हो जाना। संधियों का स्फुटन हो जाना मेद क्षय का लक्षण होता है। तो शून्य होना, स्फुटन होना, ये सारे लक्षण मैंने यहाँ पे आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिए हैं। और सुश्रुत के अनुसार एक वस्ती तोद लक्षण आता है, वो मेनली मूत्र की वृद्धि और क्षय दोनों के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है। तो आपसे देखो यहाँ पे संधि शिथिलता पूछा गया है। संधि शिथिल कब होगी, जब उसकी अस्थि जो है, जो धातु है वो क्षय को प्राप्त होगा। तो संधि शिथिल्य अस्थि क्षय का या कफ क्षय का लक्षण होता है। तो संधि शिथिल्य को अपने को क्या है अस्थि क्षय से मिलाना है। देन सेकंड बोला गया है संधि शून्यता। मेद क्षय में जो है संधि शून्यता आपको देखने को मिलेगा, तो इसे मेद से मिलाना है। अस्थि शौशीर्यता को कब प्राप्त होता है, मज्जा क्षय से मेनली प्राप्त होता है।
और संधि स्फुटन ये मेनली किसका लक्षण है? मेद क्षय का लक्षण है। तो अपन जब इसको मिलाएंगे तो डी का फोर्थ मेद क्षय का लक्षण है, बी का फोर्थ लक्षण, सी का थर्ड लक्षण, ए का सेकेंड, बी का फोर्थ। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो सी है वो आंसर जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया है निम्नलिखित में से किस प्रकार के व्यक्ति में बार बार मुख पाक होने की संभावना बनी रहती है? तो जो पित्त प्रकृति का व्यक्ति होता है उसमें पित्त की वजह से उष्णता, तिष्णता आदि जो गुण है वो बहुत ज्यादा बढ़े हुए रहते हैं। तो क्या है, बार बार जो मुख पाक है वो होता रहता है। शुश्रूष शारीर 4 में इसको डायरेक्टली एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन से स्नेह को योनि विशोधन बताया गया है? डायरेक्टली अपन लोगों ने तैल देखा है। तो जब अपन लोगों ने स्नेह के चतुर्विध स्नेह के गुण देखे थे तो उसमें हमने पढ़ा था तैलम वेनी योनि विशोधनम। ठीक है, तो तैलम योनि विशोधनम, तो तैल जो है योनि विशोधक होता है। तो ये आपका डायरेक्ट आंसर जाता है तैल। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका बोला गया है कि रुग्णा में अस्थि, संधि, स्नायु, कोष्ठ एवं मर्म में अत्यधिक रुझा होने पर निम्नलिखित में से किस स्नेह का प्रयोग निर्दिष्ट है? तो ये अगेन आपका स्नेह से ही क्वेश्चन यहाँ पे पुट अप हुए हैं। तो मेनली जो वसा है उसका प्रयोग किया जाता है। तो क्या है, वसा पानु से कराना है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में अनग्नि स्वेद कराया जाता है? तो जब भी मेद का कंडीशन रहता है ना तो वहां पे अपने को रुक्षता मेंटेन करनी होती है। तो अनग्नि स्वेद जो है वो मेद आवृत वात के अनुसार मेनली जो है कराया जाता है। ठीक है, जब मेद से आपका जो है वात आवृत हो जाता है तो अनग्नि स्वेद कराया जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया है कि रोगी को वामक योग पिलाने के पश्चात वमन हेतु कितने समय तक प्रतीक्षा करनी चाहिए? तो ये आपको ऑलरेडी पता है कि वमन के लिए 1 मुहूर्त तक मेनली प्रतीक्षा करनी है। उसके बाद में क्या है, जो वमन का वेग है वो प्रवृत्त होना ही चाहिए। तो जैसे इसका एक और एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जब वमन कारक औषधि पिलाई जाती है तब उसमें क्या है, मधु को गर्म करके पिलाया जाता है। उसका आंसर ये होता है कि बिना पचे ही औषधियाँ क्या है बाहर निकल जाती हैं। तो उसमें क्या है, वधु की क्या होता है, आपका विरोध नहीं होता है गर्म करने के बावजूद भी, क्योंकि जो वो क्या होती है 1 मुहूर्त के अंतर्गत ही वो जो है बाहर आ जाती है। तो यहाँ पे आपका इसका आंसर कितना जाता है, 1 मुहूर्त जाता है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है वात अश्रिक यानी कि वात रक्त के अंतर्गत विरेचन कर्म हेतु कौन सा द्रव्य निर्दिष्ट है? तो ये जो है आरगवत के कल्प योगों के अंतर्गत आप देखोगे वात रक्त में एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया है षडंगर के मतानुसार भेदन निम्नलिखित में से किस द्रव्य की कामुकता के विषय में बता रखा है? तो षडंगर ने जब परिभाषा प्रकरण एक्सप्लेन किया है ना उस दौरान उन्होंने भेदन द्रव्य का एग्जाम्पल कटुक रोहिणी मतलब कुटकी को उन्होंने बताया है। तो भेदन का एग्जाम्पल कुटकी को बता रखा है। स्त्रंसन का जो एग्जाम्पल है वो आरगवत को बताया गया है। अनुलोमन का एग्जाम्पल वात का अनुलोमन करती है अभ्या ऋतिकी को बता रखा है। ठीक है, रेचन का जो एग्जाम्पल है वो त्रिवित निषोद को मेनली बता रखा गया है। ये भी आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते थे तो मैंने डिफरेंट टाइप्स का आपको बता दिए हैं। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो है भेदन से था तो कटुक रोहिणी यहाँ आपका आंसर जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका बोला गया है कौन सी प्रकार की जठराग्नि सर्व उपचार सह होती है? तो अपन देखते हैं चरक विमान के 6 अध्याय में अग्नि जो है वो किस तरीके से एक्सप्लेन किया है चरक ने। तो अग्निषु तु शरीरेषु चतुर्विधेन विशेषेन बल भेदेन भवति। बल के भेद से अग्नि जो है वो कितने प्रकार के होती है, 4 टाइप की। कौन सी? तीक्ष्ण अग्नि, मंद अग्नि, सम अग्नि, विषम अग्नि। इसमें आपका तीक्ष्ण अग्नि के लिए क्या लिखा हुआ है, सर्वपाच सह। चाहे आप लघु अन्न खा लो, चाहे आप गुरु अन्न खा लो, चाहे आप हितकर खा लो, चाहे आप अहितकर खा लो, अगर आपकी अग्नि तीक्ष्ण है वो क्या है आपके सभी प्रकार के जो उपचार है उसको क्या है सहन कर लेती है। तत् विपरीत लक्षणस्तु मंदा, लेकिन जिसकी मंदाग्नि होगी, इसको आपने नॉर्मली रेगुलरली देखा हो कि एक ही जगह सभी लोग खाना खाने जाते हैं लेकिन दूसरे दिन फूड पॉइजनिंग कुछ ही लोगों को होती है और कुछ को नहीं होती है। तो क्योंकि जिनकी तीक्ष्ण अग्नि होती है वो तो उपचार को सहन कर जाते हैं, लेकिन जिनकी मंद अग्नि होती है वो नहीं सहन कर पाते हैं। तो तद विपरीत लक्षणस्तु मंदा। फिर बोला गया है समस्तु खलस्तु उपचारते विकृतिम अपगते,
मतलब सम अग्नि जो है वो अगर आप सही भोजन करोगे तो सही रहेगी, लेकिन अपचार करोगे तो विकृत हो जाएगी। और सम अग्नि के जस्ट अपोजिट लक्षण वाली विषम अग्नि होती है। तो देखो क्वेश्चन आया था आपका सर्व अपचार रसा, तो ये आपका तीक्ष्ण अग्नि के लिए मेनली आंसर जाता है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है एंडोमेट्रियोसिस के निदान के लिए किस पद्धति को गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में अपन लोगों ने डिस्कस किया था कि पीआईडी के निदान में कौन सा जो टेस्ट होता है उसे गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। तो उस दौरान भी मैंने बताया था कि लेप्रोस्कोपी को गोल्ड स्टैंडर्ड बताया जाता है, क्योंकि उसकी सहायता से अपन लोग जो है सल्फेंजाइटिस, एंडोमेट्राइटिस सभी चीज़ों को अपन चेक कर सकते हैं। तो अगेन देखो यहाँ पे आपका एंडोमेट्रियोसिस का यहाँ पे क्वेश्चन है, तो अगेन लेप्रोस्कोपी को अपन यहाँ पे प्रयोग करेंगे, क्योंकि उसको क्या है गोल्ड स्टैंडर्ड माना गया है। ठीक है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है गर्भिणी स्त्री द्वारा छर्दी व निश्वास वेग धारण करने के कारण फलस्वरूप तोदयुक्त श्वेत या पांडुवर्ण का जो योनि से स्त्राव हो रहा है वह कौन सी योनि व्यापक का लक्षण है। तो इसको आपने कई बार जो है पढ़ा भी होगा, तो इसको आप ऐसे कोड से याद रख सकते हो, उपछनीन, यानी कि छर्दी और निश्वास के वेग को धारण करने की वजह से क्या है उपलुप्ता योनि व्यापद होता है। ठीक है, तो उपछनीन ऐसे करके याद रखना कि आपका छर्दी और निश्वास के वेग को धारण करने की वजह से उपलुप्ता योनि व्यापद की उत्पत्ति होती है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है चरक मतानुसार निम्नलिखित में से कौन सा सद्योग्राहित गर्भ का लक्षण नहीं है, नहीं पूछा है उन्होंने। ये कोटेशन आप लोग को एज इट इज लर्न होना चाहिए। सद्योग्राहित गर्भ के लिए निष्ठाव विकार गौरवम अंगमर्दा साध स्तंद्र प्रहर्षो हृदय व्यथा च तृप्तिश्च बीज ग्रहणम च योनि गर्भम सद्यो अनुगतश्च लिंगम। तो ऑप्शन में देखो तृप्ति है, तंद्रा है, हृदयवत है। ठीक है, पिपासा जो है आपको कोटेशन में नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो पिपासा नहीं है करके पूछा गया है, तो आपका पिपासा यहाँ पे आंसर जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया है लिम्फोग्रेनुलोला वेनोरम, इसका कारण क्या होता है। तो लिम्फोग्रेनुलोला जो वेरोलम एक्चुअली में क्या होता है, एक प्रकार का इन्फेक्शन होता है। इसका कारण जो है वो क्या बताया गया है, क्लेमाइडिया जो ट्रैकोमैटिस है, ये जो है मेनली इसका कारण है। एक्चुअली में इसको क्या है LGV से मेनली जो है डिनोट किया जाता है, वो ग्रेनुलोला वेनोलम। ये क्या है एक प्रकार का अल्सरेटिव डिसीज है। इसमें क्या है अल्सर का फॉर्मेशन हो जाता है, कहाँ पे बन जाते हैं, जेनाइटल एरिया के अंतर्गत। तो इस अल्सर बनने के पीछे जो आपके ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया होते हैं वो मेन कॉज माना जाता है। वो क्या है आपका क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस स्पेशली। ये क्या है एक प्रकार का अनकॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, जो कि क्या है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से होती है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे ये आंसर आपको समझ में आ गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आपका पूछा गया है आचार्य सुश्रुत मतानुसार यदि सूतिका को अपतर्पण दिया जाए तो क्या परिणाम होगा। तो ऐसे तो अपन लोग जानते हैं कि जो सूतिका को जो व्याधि अगर होती है वो क्या है कृच्छ साध्य होती है, और उस दौरान क्या है बॉडी में ऑलरेडी जो है क्षय आपको देखने को मिलता है। तो उस दौरान आपने क्या है अपतर्पण दे दिया, तो वो जो व्याधि होती है वो क्या है असाध्य की कैटेगरी में आपकी आ जाती है। तो ये आपका जो आंसर है वो क्या है व्याधि क्या है असाध्य हो जाएगी। ठीक है, ये आंसर जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका यहाँ पे बोला गया है आन्वीक्षिकी यह किस दर्शन का पर्याय कहा गया है। जो न्याय दर्शन है उसका जो पर्याय है उसे क्या है आन्वीक्षिकी बोला जाता है। देखो जो न्याय दर्शन थे ना, तो न्याय दर्शन के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे, गौतम थे। उनको क्या बोला जाता था, अक्षपाद बोला जाता था। उसी से ही क्या है आन्वीक्षिकी बना है, इस वजह से न्याय दर्शन को क्या है आन्वीक्षिकी भी कहा जाता है। साथ ही साथ इसको क्या है तर्क विद्या भी बोला जाता है, वाद विद्या भी बोला जाता है, इसको पुराण न्याय भी बोला जाता है। ये क्वेश्चन आपका पदार्थ विज्ञान से पुट अप हुआ था यहाँ पे। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया है तानी मार्दव शौशिर्य लाघव कराणी च, यह कौन से महाभूत प्रधान द्रव्य के लिए कहा गया है। तो अपन लोग जानते हैं शौशिर्यता मतलब ब्लैंक स्पेस, तो कहीं पे भी जो है स्पेस है उसके पीछे कौन सा महाभूत जो है उत्तरदायी है, तो वो आपका आकाश महाभूत मेनली उत्तरदायी होते हैं। तो ये जो है मेनली आपका आकाश महाभूत प्रधान द्रव्यों के लिए आया है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आपका बोला गया है तो हरितकी रसायन प्रभाव प्राप्त करने के लिए शरद ऋतु में इसके किसके साथ में प्रयोग करना चाहिए। तो अगेन ये जो है आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, जैसे PMG से शशु, तो पिपली मधु गुड़ सेंधव शर्करा और सुंठी शिवग्री। ठीक है, वसह। ठीक है, तो शिशिर वसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत। ठीक है, ये आपका है
तो ये ऋतु हरित किसे है, ठीक है, शरद ऋतु में किसके साथ में है, शर्करा के साथ में है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया है कि निम्नलिखित कौन से गुण के द्वारा शरीर में आह्लादन लाया जाता है। आह्लादन का मतलब यहाँ पे दह करना नहीं होता है। तो आह्लादन का अर्थ होता है कि शरीर में क्या है, प्रसन्नता लाना, शीतलता लाना। तो शीत गुण के कारण मेनली आह्लादन होता है। इसी वजह से क्या आपका जो घृत होता है उसका काम होता है आह्लादन करना, ठीक है। तो ये क्लियर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि सत्य और यथार्थ ज्ञान को डैश कहा जाता है। तो ये आपका पदार्थ विज्ञान का क्वेश्चन है। तो पदार्थ विज्ञान में जब आप प्रमाण की परिभाषा पढ़ोगे ना, तो जो प्रमाण है उसके लिए उन्होंने एक कोटेशन लिख रखा है, यथार्थ अनुभव प्रमा तत् साधनम प्रमाणम, ठीक है। तो उसका जो साधन होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, प्रमाण कहते हैं। तो आपके सामने में जो चल रहे हैं वो क्या है, यथार्थ का अनुभव है, वो क्या कहलाता है, प्रमा कहलाता है। तो यथार्थ सत्य, यथार्थ जो आपका ज्ञान होता है उसे प्रमा कहते हैं, और जिसके द्वारा इसे साधित किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, प्रमाण कहते हैं। तो यथार्थ ज्ञान का जो विषय होता है वो क्या कहलाता है, आपका प्रमेय कहलाता है, और जिसको ज्ञान हो रहा होता है वो प्रमाता कहलाता है। तो यथार्थ और सत्य के ज्ञान को क्या बोला जाता है, प्रमा कहा जाता है। ये पदार्थ विज्ञान का आपका क्वेश्चन है। मैंने बाकी भी चीजों को यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका बोला गया है, अरुण दत्त द्वारा लिखी गई अष्टांग हृदय की टीका का क्या नाम है। तो ये जो है बहुत फेमस टीका है अष्टांग हृदय पर, सर्वांग सुंदरा। और जो क्वेश्चन आते भी है ना वो मोस्ट ऑफ द जो आते हैं आपके सर्वांग सुंदर पे ही आपको टीकाएं जो है वो देखने को मिलते हैं। तो अरुण दत्त की जो आपका अष्टांग हृदय पे जो टीका लिखी गई है वो सर्वांग सुंदर पे लिखी गई है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया है, सुश्रुत अनुसार चेतना धातु की अभिव्यक्ति गर्भावक्रांति के किस माह में होती है। तो ये जो गर्भावक्रांति है ना, यानी कि गर्भ की मासानुमासिक परिचर्या, इस पे क्या है रिपीटेड वे में आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। कभी षष्ठे माह में पूछ लेता है, तो कभी तीसरे माह की पूछ लेता है। तो देखो इसको अपन जो है चरक सुश्रुत वांग भट्ट का जो एक्स्ट्रा मिलेगा उसको मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो पहले माह में आचार्य जो चरक है वो बोलते हैं खेट भूत शत अशत रूप का होता है। सुश्रुत प्रथम मास में बोलते हैं प्रथम मासे कललम जायते। तो देन सेकंड मास में आचार्य चरक बोलते हैं कि घन स्वरूप का हो जाता है। अगर घन रहेगा तो पुरुष होगा, पेशी रहेगा तो स्त्री रहेगा, अर्बुद रहा तो नपुंसक होगा। आचार्य सुश्रुत बोलते हैं कि महाभूतों से पाक होकर के घन जो है वो पेशी बनता है। तो ये जो लगभग जो सेकंड माह का है चरक सुश्रुत ने सिमिलर ही माना है। तीसरे मास में आचार्य जो चरक है उन्होंने द्वय हृदय की उत्पत्ति बता दी है। तो सभी इंद्रियां, सभी जो आपके इंद्रियां हैं वो उत्पन्न होना बता देते हैं आचार्य चरक तीसरे माह में। तो इसमें द्वय हृदय की उत्पत्ति मतलब जो है स्पंदन जो है प्रारंभ हो जाता है। लेकिन आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने तृतीय मास में क्या है पंचपिंडक बता दिया है। जो गर्भ जो होता है वो पंचपिंडक स्वरूप का होता है, ये बताया है। फिर आ जाते हैं अपन लोग फोर्थ मास के ऊपर। तो गर्भ की स्थिरता, स्थिरतम अपज्ञते, ये आचार्य चरक ने बताया है। मतलब जो गर्भ की स्थिरता है वो बढ़ जाती है, ये आचार्य चरक ने माना है, ठीक है। और गर्भिणी के शरीर का जो भार है वो इंक्रीज हो जाता है, ये किसने माना है, आचार्य चरक ने माना है। जबकि आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला है, तो इसमें जो है हृदय की तथा चेतना का प्रादुर्भाव होता है। यानी कि जो द्वय हृदय है वो अवस्था कब आती है, आचार्य सुश्रुत के चौथे माह में। लेकिन आचार्य जो चरक है उन्होंने क्या है तीसरे माह में द्वय हृदय नहीं माना है, ठीक है। फिर आते हैं पांचवें माह में। तो आचार्य चरक लिखते हैं पांचवें माह में मांस और रक्त की वृद्धि होती है। किसकी मांस और रक्त की वृद्धि होगी, तो गर्भ के मांस रक्त की वृद्धि होगी और गर्भिणी क्या है कृश हो जाती है। ये पांचवें माह में आचार्य चरक ने बताया। और आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने पांचवें माह में मन की उत्पत्ति बताया है। फिर आ जाते हैं छठवें माह में। तो छठवें माह में बालक के बल वर्ण की वृद्धि होती है, ये आचार्य चरक बताते हैं। और गर्भिणी के बल वर्ण की हानि होना बता देते हैं। सुश्रुत छठवें में बुद्धि का विकास होना बताते हैं, ठीक है। देन सेवंथ मंथ के विषय में बात करते हैं। तो सातवें माह में आचार्य चरक बोलते हैं कि गर्भ जो है वो अपने संपूर्ण भावों से पुष्ट हो जाता है और गर्भिणी जो है वो सबसे ज्यादा क्लांतम हो जाती है। जबकि आचार्य सुश्रुत बोलते हैं सातवें माह में सभी अंगों का प्रत्यंग जो है वो विभाग जो है वो आपके सातवें माह में देखने को मिलेगा। और आचार्य कश्यप ये बोलते हैं कि सातवें माह के अंतर्गत जो गर्भ जो है वो तीनों दोषों से युक्त होता है। तो ये सातवें माह तक का क्राइटेरिया आप लोग को पूरा समझ में आ गया। फिर अष्टम मास के विषय में बात करते हैं। अष्टम मास में जो ओज है वो अस्थिर रहता है, ये दोनों मानते हैं आचार्य चरक और सुश्रुत। आचार्य चरक जो है 8वें मास से एक दिन भी ज्यादा होने पर जो है प्रसव काल बता देते हैं। जबकि आचार्य जो सुश्रुत है 9 से 12 माह बताया है। जबकि वांग भट्ट जो है 8वें मास से ऊपर होते ही 12 माह तक का प्रसव का काल माना है।
तो अगेन ये जो है रिपीटेड वे में गर्भवाग्रांति से आपके क्वेश्चन आ रहा है, तो सारा चीजों मैंने यहाँ पे आपको प्लॉट करके एक बार समझा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका चौथे माह से क्वेश्चन है। सुश्रुत ने क्या है, चेतना धातु की अभिव्यक्ति होना, हृदय की उत्पत्ति होना, ये क्या है चौथे माह में बताया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आंसर जाएगा 4th मंथ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आपका पूछा गया है कि कौन सी तंत्रिका आई ऑफ द हैंड कहलाती है। जो आपका जो मीडियल जो नर्व होता है, ठीक, जो ब्रेंकियल प्लेक्सिस की आपकी नर्व होती है, ठीक है, उसे आपका क्या है, मीडियल नर्व को आई ऑफ द हैंड कहा जाता है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका बोला गया है ब्लास्टोसिस्ट का आरोपण का सामान्य स्थल कौन सा होता है। जब निर्माण होता रहता है ब्लास्टोसिस्ट का, जो एम्बेडिन जो होती है वो कहाँ पे होती है, यूट्रस के जो बॉडी वाला पार्ट होता है उसके पोस्टेरियर वॉल की तरफ होती है। ये आपका डायरेक्टली क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो चर्मदल त्वचा के कौन से स्तर में अधिष्ठित है। तो अब इसका कोड याद रखना, श्वेता चार्मी, अभाषता, लोहिता। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका श्वेता, आपको सुश्रुत की जो त्वचा की लेयरिंग है वो आपको ध्यान में रखना है। श्वेता का जो रोग है वो आपको इस कोड से याद रखना है कि चापिंग। ठीक है, तो चर्म जो आपका दल त्वचा है उसके ऊपर क्या है, श्वेता जो डिसीज है वो आपको देखने को मिलता है। तो ये आपका आंसर जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। मतलब जो चर्म दल है, ठीक है, अजमलक, और आपका ये जो आपके जो आपका चर्म दल जो है, ठीक है, उसके ऊपर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है डिओडिनम की लंबाई कितनी होती है। लगभग 25 अप टू इसका जो है लंबाई माना जाता है। तो यहाँ पे आपका 25 to 38, ये आपका आंसर यहाँ पे सही जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आपका बोला गया है कि आचार्य सुश्रुत के अनुसार, आचार्य सुश्रुत मत अनुसार स्थान संश्रय की अवस्था का निम्नलिखित में से कौन सा विवरण सही नहीं है। तो स्थान संश्रय अवस्था में जब सुश्रुत ने एक्सप्लेन किया है तो उन्होंने बताया है कि प्रकोपित जो दोष जो है शरीर में पर्टिकुलर स्पेस पे आकर के जहाँ पे उनको ख वैगुण्य मिलता है वहाँ पे क्या है, व्याधि उत्पन्न कर देता है। उन्होंने इस प्रकार से बताया है कि वस्ती में जाएंगे तो मूत्रकिक्ष कर देंगे, उदर में जब सन्निकर्ष करते हैं, गुल्म को, विद्रधि को, है ना, विसूचिका आदि जो एक्सेट्रा है उनको उत्पन्न करते हैं। तो ये उन्होंने क्या है, उदर सन्निवेश में बताया है अतिसार की उत्पत्ति को, ये गुदा में नहीं बताया है। तो ये जो विवरण है वो नहीं की कैटेगरी में आपका आता है। ठीक है, क्लियर। देन आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अपन देखते हैं। आचार्य सुश्रुत के अनुसार किस मर्म पे आघात होने पे पक्षाघात होता है। तो इसको मैं अगेन आप लोग को अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, तो मर्म के केस में हमने सारे मर्म को देखा था। उसमें देखा था कि जो लोहिताक्ष जो मर्म होता है वो उर्वी ऊर्ध्वम अधो, वो उर्वी के अधो तथा पूर्व की तरह मेले आपको देखने को मिल रहा है, और उरु को मूल मान सकते हैं, और यहाँ से क्या हो जाएगा, पक्षाघात हो जाएगा। तो इस पे जब इंजुरी होती है तो ये जो पूरा एक पक्ष है उस पे जो है व्यक्ति का आघात हो सकता है, उसकी सेंसेशन का लॉस हो सकता है। ये इसका आंसर जाता है लोहिताक्ष। ठीक है, ये क्लियर हुआ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि एक मरीज के प्रयोगशाला रिपोर्ट में क्रोनिक हाइपर कोर्टिसोलिज्म का उल्लेख किया गया है, तो उसका निदान क्या होगा। तो कॉशिंग सिंड्रोम, तो इस सिंड्रोम की उत्पत्ति ही किस कारण होती है। तो बहुत ज्यादा जो व्यक्ति जो है, अपन बोल सकते हैं कि स्टेरॉइड के ऊपर मेडिकेशन ले रहे हैं, तो ये जो है उत्पन्न होता है। तो मतलब दिस इज द कंडीशन ऑफ दैट अकर्स फ्रॉम एक्सपोजर ऑफ टू हाई कॉर्टिसोल लेवल। मतलब हाई कॉर्टिसोल लेवल के ऊपर व्यक्ति का बहुत ज्यादा एक्सपोजर है तो क्या होगा, उसको क्वेसिंग सिंड्रोम होगा ही होगा। तो ये जो है मोस्ट कॉमन कॉज होता है जब आप स्टेरॉइड ड्रग वगैरह रखते हो, तो एड्रिनल ग्लैंड जो है वो कॉर्टिसोल का बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्शन करने लग जाता है, तो वो क्या कहलाता है, आपका कॉशिंग सिंड्रोम कहलाता है। तो आपको क्या है, क्रोनिक हाइपर कॉर्टिलिज्म जब देखने को मिलेगा तो क्या है वो कॉजिंग सिंड्रोम। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये आंसर हो गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आपका पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण रस क्षय से संबंधित है। हमने देखा था ना, उच्चते घटते न सहते शब्दम, मतलब उसको बहुत ज्यादा तेज बोलोगे। जैसे कि आप लोगों ने देखा था ना कि जो ओल्ड एज होते हैं, ठीक है, उनको क्या है बहुत ज्यादा डीजे वगैरह इनका जो साउंड है वो जो है सुन नहीं पाते हैं। ठीक है, तो रस जो आपका क्या होता है, शब्द असहिष्णुता जो होता है, ठीक है, वो क्या आपका रस क्षय का लक्षण है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आपका बोला गया है सुखपूर्ण गलाशयता, यानी कि गले में कांटे की चुभने जैसी फीलिंग जब भी खांसी होने वाली होती है तो उससे पहले ही आपको लगने लग जाता है। फिर बोला जाता है ना कि गर्म पानी पीना स्टार्ट कर दीजिए करके,
जो सूप पीना है वो स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि कास रोग की उत्पत्ति होती है, ये पूर्व रूप है, ठीक है, कास रोग का। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है कि मूर्छा में डैश प्राधान्य दोष होते हैं। तो मूर्छा को आप डायरेक्ट कोड से याद रख सकते हो या फिर श्लोक से भी याद रख सकते हो, मूर्छा पित्त तमा करके। तो ये लाइन आपको देखने को मिलेगा कि पित्त तम जो है दोष प्रधान होता है, कौन सा, मूर्छा। ठीक है, ये आपको सुश्रुत के अंतर्गत लाइन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो दोष जो बताया गया है वो पित्त और तम को बताया गया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है, सारंगधर मतानुसार पिच्च तुंदुक उदुम्बर ये किस मान के पर्याय हैं। तो ये किसके पर्याय हैं, पिच्च तिंदुक उदुम्बर, ये आपके कर्ष के पर्याय हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया है, सारंगधर के मतानुसार मंथ डैश की उपकल्पना है। तो मंथ अपि फांड भेदो स्यात्, ये लाइन आपने सारंगधर में पढ़ा होगा ना कि मंथ भी क्या है, फांड का भेद होता है। मंथ में जो है 4 गुना पानी डाला जाता है गर्म करके, तो मंथ जो है उसका सब टाइप होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया है कि कासीस के सत्व के रूप में डैश प्राप्त होता है। तो कासीस क्या होता है, कासीस जो होता है ग्रीन विट्रियोल, ग्रीन विट्रियोल क्या होता है, काशीश होता है। ब्लू विट्रियोल क्या होता है, तुत्थ होता है। और आपका कासीस का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, FeSO4.7H2O। तो अपने को पता है ये जो है आयरन का यौगिक है, तो ये मेनली सत्व के रूप में प्राप्त होगा। तो इसके सत्व के रूप में क्या है, लोहा निकलता है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंतर्गत शेड्यूल ई के 1 के अंतर्गत आता है। तो अपन लोग जानते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में अपन डिस्कस भी किए हैं कि जो शेड्यूल ई होता है उसमें क्या है, पॉइजनस ड्रग को रखा गया है। देखो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मोस्ट टाइम क्या था कि पॉइजनस ड्रग को कौन से शेड्यूल में रखा जाता है, ये था। ठीक है, तो अपने को ये पता है कि शेड्यूल ई में मेनली पॉइजनस ड्रग को रखा जाता है। तो यहाँ पे आपका कृष्ण जीरा जो है वो पॉइजनस ड्रग नहीं है। ठीक है, काला जाजी चिरौंजी को बोलते हैं, तो ये भी आपका नहीं है। चंद्रशूल जो है ये भी मेनली पॉइजनस ड्रग नहीं है। चतुर्बीज का कंटेंट होता है, ये पॉइजनस होता नहीं है। पर्शिक यवानी ये आपका मुस्कानी होती है ज़्यादा सेवन करने की वजह से। तो हैंगवेन जिसको बोलते हैं अपन, तो ये आपका पर्शनिक यवानी जो है मेनली पॉइजनस ड्रग है, उसको शेड्यूल ई के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। रसस्य बंधन बंधान जारण्यात भवत्याम ये गुणा परादे। तो जो आपका रस के जो बंधन है या उसके जारण के लिए सबसे पहले क्या जरूरी होता है, सबसे पहले जरूरी होता है आपका गंधक। तो पहला जो ग्रास होता है वो गंधक का कराया जाता है, फिर अभ्रक का आदि जो है उनका प्रयोग किया जाता है। नहीं तो आपका जो रस है उसमें क्या है, बुभुक्षा जो है डेवलप नहीं होती है। तो ये जो क्वेश्चन आया है, ये जो कोड आया है वो किसके लिए आया है, आपका गंधक के लिए पूछा गया है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, श्रेष्ठ लोह विनाशनी ये किसके लिए कहा गया है, तो गार कोष्ठी के लिए कहा गया है। एक्चुअली में अपन जब गार कोष्ठी पढ़ते हैं तो ये क्या है, एक प्रकार के मिट्टी का टाइप होता है। तो ये हमने देखा है ना कि लोहा आदि की जो आपके धातु हैं उसको बनाने के लिए मेनली प्रयोग किया जाता है, मतलब उसके भस्म वगैरह बनाने के लिए। तो षष्ठी लोह विनाशनी ये आपका क्या है, गार कोष्ठी के लिए बोला गया। ठीक है, आपका क्या है, गार कोष्ठी के लिए बोला गया। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आपका पूछा गया है, मधु उद्गम ये किसका उदाहरण है। तो ये जो है संस्कृत से क्वेश्चन पुट अप हुआ है, दीर्घ संधि का मेनली जो है आपका उदाहरण है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आपका पूछा गया है, अध्यात्म किसका उदाहरण है। तो ये जो है आपका अवयवी भाव समास का मेनली उदाहरण है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आपका पूछा गया है कि वकार का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो देखो व बोल के आप देखो तो आपके जो दांत हैं और ओष्ठ हैं ये आपस में टच करेंगे, तो इसका उच्चारण स्थान होता है आपका दंत और ओष्ठ। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है कि भेदन कर्म में किस शस्त्र का प्रयोग किया जाता है। तो आपने जब शस्त्र औचारणीय अध्याय जो है वो देखा होगा, तो डिफरेंट टाइप के जो शस्त्र हैं उसको किस किस कर्म के लिए प्रयोग किया जाता है वो आचार्य सुश्रुत ने एक्सप्लेन किया था। तो इसके लिए आप जो है ट्रिक लिख लेना, मक छेले तो मतलब मंडलाग्र करपत्र छेदन एंड लेखन में प्रयुक्त होते हैं। फिर ये ट्रिक याद रखने के लिए बोला था मैंने कि वृद्धि पत्र नक्षस्त्र मुद्रिका उद्गार उत्पल ये क्या होते हैं आपके मेनली छेभे यानी कि छेदन और भेदन के लिए, इस कार्य के लिए मेनली प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, तो भेदन कर्म के लिए कौन से शस्त्र का प्रयोग होता है, तो आपका नख एंड वृद्धि पत्र शस्त्र दोनों का प्रयोग होता है। तो आपका आंसर ए एंड बी ये यहाँ पे जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आपका बोला गया है, बाधर्यमानम अद्य घ्राणम घोरस्य नयन आमया यह किस रोग का उपद्रव है।
तो जब बहुत ज़्यादा प्रतिशय हो जाता है, दुष्ट प्रतिशय होते हैं, उसको भी आप जो है ठीक नहीं कर पाते हो, तो क्या है, बाधिर्य हो जाएगा, घ्राण की जो शक्ति है उसका लॉस हो जाएगा, उस समय घोर उपशय नया नाम हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेनली आपको प्रतिशय के उपद्रव के रूप में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आपका बोला गया है कि एक 15 वर्षीय रोगी बहिरंग विभाग में भीतर मंद रुजा, गले के भीतर मंद रुजा कठोर, इसके अलावा करपासी फल के समान सूजन लेके सूजन के साथ में आता है। तो तुंडी केरी, आपको नाम से ही इसको याद रखना है कि क्या है, जो तुंडी केरी जो होता है वो क्या है, कपास फल के समान सूजन जो है उसमें गले में डेवलप हो जाता है। तुंडी केरी मेनली बोला ही कपास के फल को जाता है, तो ये डायरेक्ट रिलेट करना तुंडी केरी आपका यहाँ पे आंसर जाता है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोला गया है चाल अपी यतमानी वतमानी। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे आपका बोला गया वत्म जो है वो चलने लग जाते हैं। तो निमेष रोग जो है उसके अंतर्गत ये जो लक्षण है वो आपको देखने को मिलता है। चाल यति वतमानी, यह जो लक्षण है वो किसके अंतर्गत आपको देखने को मिलता है, निमेष रोग के अंतर्गत देखने को मिलता है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका सुश्रुत के उत्तर तंत्र से, इसको आपने कई बार जो है पढ़ा भी होगा। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका बोला गया है, एक 20 साल का रुग्ण आंखों में दर्द, लालिमा जैसे प्रधान वेदना के साथ में ओपीडी में आता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्काल परामर्श जो है योग्य आप दोगे? तो क्या करेंगे, तत्काल अपन लोग आश्योतन कराएंगे। अंजन से कुछ लाभ नहीं होगा, सीधा अपन जो पेशेंट है उसको क्या है, आश्योतन इंडिकेट करेंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका बोला गया है, अमेरिकन ऑप्टोमेट्रिक एसोसिएशन के अनुसार जब एरर डैश होती है तो मायोपिया को लो मायोपिया कहा जाता है। ये जो है उन्होंने डायरेक्ट जो है मायोपिया का जो रेंज है वो डिसाइड कर रखा है उन्होंने। तो ये आपका जो है अमेरिकन ऑप्टोमेट्रिक एसोसिएशन है, उसके द्वारा ये जो रेंज है वो आपका पूछा गया था। तो ये जो आपका 3D है, ठीक है, ये आपको जो रेंज है उससे कम ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे के लिए शलाक्य से आपका क्वेश्चन आया था। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है गुड सॉल का नियम लगता है। तो जो गुड सॉल का नियम है वो आपका फिस्टुला में लगता है। तो ये आपका सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आया, भगवंतर के अंतर्गत आप इसको पढ़ते भी हो। इस नियम में एक्चुअली में होता क्या है, अपन जो है एक NS को इमेजिनरी जो ट्रांसफर्स लाइन है उसको खींच करके एक हाफ पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। अगर उस लाइन में इनके इंटीरियर पार्ट की तरह कोई भी ओपनिंग रहती है तो अपन ये सोचते हैं कि वो डायरेक्टली एनल कैनाल के अंतर्गत आ जाएगी। पीछे की ओर आती है तो वो हुड सूल शेप में जाती है। ठीक है, तो ये आपका गुड सॉल नियम है, जो कि मेनली क्या है, फिस्टुला इन जो आपका एनो है उसके अंतर्गत मेनली लगाया जाता है गुड सॉल नियम। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका बोला गया है वेदना उपशांति अस्त्रिक प्रसादम मार्दवम च। तो ये जो है डायरेक्ट लिखा हुआ है सुश्रुत के 18वां जो चैप्टर है उसमें बंधन के विषय में लिखा हुआ है। उसमें जो बंधन होता है वो क्या है, वेदना की उपशांति करता है, रक्त का प्रसादन करता है और मार्दवता को उत्पन्न करता है। तो ये जो है आपका अविपरीत जो बंधन है उसके विषय में बोला गया है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आपका बोला गया है स्तन गांठ के संबंध में ट्रिपल मूल्यांकन में निम्नलिखित में से शामिल है सिवाय। मतलब आपसे ये पूछा गया है ट्रिपल असेसमेंट जो होता है, मतलब जब भी जो स्तन है उसका ट्रिपल असेसमेंट किया जाता है, मतलब जो भी लम्ब बने हैं उसमें कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं। ठीक है, और उस शामिलता में कौन सा नहीं है। तो जब भी स्तन में आपको लम्ब दिखाई देता है तो उसका ट्रिपल असेसमेंट किया जाता है। ट्रिपल असेसमेंट के अंतर्गत सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। क्लिनिकल असेसमेंट करेंगे, फिजिकल असेसमेंट करेंगे, उसके बाद में अपन क्या करा लेते हैं, उसकी इमेजिंग करा लेते हैं। इमेजिंग के अंतर्गत अपन उसकी मेमोग्राफी करा सकते हैं या अपन उसकी USG अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं। तो आपका क्या है, रेडियोलॉजिकल इमेजिंग हो जाती है। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो उसका निदान ज्ञात करने के लिए अपन बायोप्सी कराते हैं, FNAC भी करा सकते हैं या फिर जो कोल बायोप्सी है वो भी करा सकते हैं। तो हिस्टोलॉजिकल जो आपका एग्जामिनेशन उसके अंतर्गत ये आ जाता है। तो ये तीनों चीज़ें जो है मेनली इसके अंतर्गत शामिल हैं। ट्यूमर मार्कर जो है वो इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। तो ये आप ध्यान रखना कि ट्रिपल असेसमेंट क्या होता है ब्रेस्ट लम्ब के केस में। ठीक है, क्लियर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि थ्रोम्बोएंजाइनल ऑब्लिटरेंस को किस नाम से जाना जाता है। दिस इज बर्जर डिसीज। व्हाट इज बर्जर डिसीज? इसको थ्रोम्बोएंजाइनल जो आपका थ्रोम्बोएंजाइनल ऑब्लिटरेंस, इसको इस वजह से बोला जाता है क्योंकि जो बॉडी के कोर वाले पार्ट होते हैं जैसे कि आर्म और जो लेग्स है उसका आगे वाला जो पार्ट होता है वहाँ पे जो ब्लड जो होता है, जैसे कि जो फिंगर जो है ना
जो टिप वाला जो पार्ट होता है वहाँ पे जो ब्लड है वो जा करके क्या है वहाँ पे आपका प्रिवेंट हो जाता है। वहाँ पे मतलब जो ब्लड है वो आता ही नहीं है, मतलब वहाँ पे क्लॉट्स बन जाते हैं। तो जैसे कि पेन होता है, ठीक है, टिश्यू होता है, गैंग्रीन भी वहाँ पे हो जाती है। तो इसको बोला जाता है थ्रोम्बोजेनाइटल ऑब्लिटरेंस बर्जर डिसीज। ठीक है, क्लियर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका बोला गया है कि सीवन कर्म किसमें निर्दिष्ट है। तो शद्यान जो व्रण होता है उसमें अपन सीवन कर्म कराया जाता है। ठीक है, सीवन कर्म अधिकतर उसमें किया जाता है जिसमें इन्फेक्शन ना हो। जैसे कि सद्यो व्रण में क्या होता है, अभी अभी जो है आपका जो व्रण है उसका निर्माण हुआ है, इस वजह से उसमें इन्फेक्शन उतना नहीं रहता है। ठीक है, तो जो अभी अभी जो है जो व्रण बना है उसमें तुरंत सेवन कर्म कर देते हैं ताकि उसमें इन्फेक्शन वगैरह और ज़्यादा डेवलप ना हो। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका यहाँ पे बोला गया है सुश्रुत संहिता अनुसार अंश संधि च्युति होने पर संधि को पुनः अपने स्थान पर स्थापित करने के पश्चात निर्दिष्ट बंधन है। तो जो आपके स्कैपुला या क्लेविकल वाला जो आपका अंश वाला जो पार्ट है, ठीक है, उसमें अगर च्युति हो जाती है तो अपन क्या करेंगे, वहां पे क्रॉप बैंडेज बांधेंगे। क्रॉप बैंडेज को क्या बोला जाता है, स्वास्तिक बंधन बोला जाता है। तो क्रॉप बैंडेजिंग यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है आचार्य चरक के मतानुसार निम्नोक्त बल वृद्धिकर भाव है। तो जो बल वृद्धिकर भाव है उसके अंतर्गत मेनली आहार संपत्ति, शरीर संपत्ति, स्वभाव सिद्धि, ये मेनली जो भाव है वो देखे जाते हैं। तो ये इसके अंतर्गत आएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि इनमें से पश्चिमोत्तासन से संबंधित कौन सा कथन सही है। तो अगर पश्चिमोत्तासन का आपने स्वस्थ रीत में पढ़ा हो तो ये मेन आसन है जो मेनली मेद को घटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो देखो इसको दूसरे तरीके से बोल दिया गया है कि पेट में जमा चर्बी को घटाने में लाभप्रद है करके। तो ये आपका यहाँ पे आंसर जाता है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया हठ योग प्रदीपिका के मतानुसार षट कर्मों का डैश अवस्था में प्रयोग करना चाहिए। षट कर्म वैसे भी मेद और श्लेष्म की वृद्धि में कराए जाते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत इंडिकेटेड बताया गया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट में पूछा गया कि भाव प्रकाश मतानुसार जो आपका वार्ता है बैगन है उसमें कौन से गुण होते हैं। तो बैगन स्पेशली वात और कफ शामक होता है, इसी के साथ साथ मेद पे भी काम करता है। तो कफ मेदो अनिलग्न, ये इसका आंसर जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आपका बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन से अवस्था में रात्रि जागरण लाभप्रद होता है। तो ये चीज़ आपने ध्यान दिया होगा, कई मूवीज़ वगैरह देखे होंगे, उसमें क्या होता है जब भी कोई सर्प वगैरह बाइट कर लेता है या फिर कभी भी पॉइजन वगैरह पी लेते हैं तो उसको अनकॉन्शियस होने नहीं देते, उसको हमेशा जगा करके रखते हैं। ठीक है, तो वही है कि जो है मेनली विष की अवस्था में, विष से जो पीड़ित है उसमें क्या है रात्रि जागरण के विषय में बताया गया है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। देन आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो अपन देखते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट में बोला गया घेरंड संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से ऋतु में योगाभ्यास आरंभ करने हेतु श्रेष्ठ है। तो उन्होंने क्या है मेनली वसंत ऋतु से जो है योगाभ्यास आरंभ करने हेतु बता रखा है। तो जो कि क्या है कफ का प्रकोप काल है। तो इस माह में आप जब योगाभ्यास करते हो तो जो है मेनली कफ का प्रकोप की वजह से जो बॉडी होता है वो हैबिचुअल हो जाता है। ठीक है, इस वजह से मेनली जो आपका घेरंड संहिता के अनुसार वसंत ऋतु में योगाभ्यास करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है 2018 का भी जो मेन एग्जाम है, ठीक है, उसका पूरा जो क्वेश्चन पेपर है वो हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन इसको ये वाला जो आपका लेक्चर है उसको एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन जो है और जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर हैं, ठीक है, AIPGT के जो बचे हुए हैं उनको भी अपन डिस्कस करेंगे। ओके, ठीक है, तो फिर थैंक यू क्लास।